बाजार में इस समय अगर इस हफ्ते के 3 दिनों का हाल देखें, तो मतलब कहीं पर ऐसा एक भरोसा शायद बनने की कोशिश हो रही है कि गिरावट बहुत ज़्यादा अब नहीं हो, कहीं पर अरेस्ट हो जाएगी गिरावट, ख़ास करके सोमवार को जिस तरह से चाल बनी थी, उसने इस तरह का एक संकेत दिया, लेकिन फिर आज वापस 19,000 के नीचे निफ्टी का बंद होना। क्या अभी हम खतरे से बाहर नहीं हैं? जी नमस्कार। थोड़ा कंफ्यूजिंग सिग्नल है, लेकिन अभी भी खतरे से बाहर नहीं। इसका 2 पॉइंट समझते हैं। हमें खतरे से बाहर होने के लिए निफ्टी को 19,500 के ऊपर निकलना पड़ेगा। उसके पहले ये खतरा नहीं जाता है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं सिस्टम में। और इतने शॉर्ट्स के बाद बाजार का या 2 ही सिचुएशन हो सकता है, या तो जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग हो या जबरदस्त क्रैश हो जाए। जबरदस्त क्रैश होने का कोई डेटा पॉइंट्स या कोई भी हिडन पॉइंट्स अभी तक नहीं है। आज रात में जो फेड का डिसीजन है, उसमें भी इन लाइन विथ एक्सपेक्टेशन का ही डिसीजन है, होना है, ऐसा अंदाजा है। हमारे पास कोई भी ऐसा डेटा पॉइंट नहीं है जो हमें ये कह पाए कि बाजार में मेजर क्रैश हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में एक शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है गिवन द शॉर्ट इन द सिस्टम। लेकिन वो अपसाइड 19,350 से 19,450 के रेंज में खत्म हो जानी चाहिए, अगर वो शॉर्ट स्क्वीज का है तो। और जब तक 19,500 के ऊपर क्लोज नहीं होगा, निफ्टी क्लोज नहीं हो, तब तक जो बड़ा शॉर्ट स्क्वीज होके और शार्प मूवमेंट आना है वो नहीं आएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब इसका एक और आज की एनालिसिस ले लीजिए। वो यही है कि निफ्टी ने एक लोअर हाई का स्ट्रक्चर बना तो दिया है। मतलब ये जो कल का कैंडल का हाई है, जो 19,233.7 का जो हाई है, ये हाई अब एक इमीडिएट रेजिस्टेंस बन गया है। तो जब तक ये नहीं होता है, तब तक क्या हो सकता है? शॉर्ट्स हैं सिस्टम में, लेकिन थोड़ा-सा और मार्केट नीचे मूव कर सकता है एनीवेयर इन द रेंज ऑफ 18,100 टू 18,600। ये रेंज ओपन रख रहे हैं अभी, जब तक 19,233.7 के ऊपर क्लोज नहीं हो जाए, बिकॉज़ लोअर हाई का स्ट्रक्चर नेगेट होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर वो नेगेट नहीं हुआ, तो अभी हमारे पास 200 डीएमए का सपोर्ट बचा हुआ है और बाकी रिट्रेसमेंट्स के सपोर्ट बचे हुए हैं। वहां तक निफ्टी एक बार ट्रैवल करके फिर शॉर्ट कवरिंग शायद देना चाहे तो दे सकती। और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इंडिकेशन निफ्टी बैंक से ही मिलेगा, क्योंकि निफ्टी बैंक का 1,500 वहां तक जाने के चांसेस हैं, बिकॉज निफ्टी बैंक कोई डीएमए के थ्रू नहीं फॉलो करेगा, वहां पे वो फॉलो करेगा रिट्रेसमेंट। तो 41,500 तक नीचे निफ्टी बैंक जा सकता है, और 18,600 से 18,100 के रेंज तक निफ्टी भी जा सकती है। ये दोनों पॉसिबिलिटीज अभी ओपन हैं। द रीजन इज लोअर टॉप का स्ट्रक्चर बना हुआ है। जी। अच्छा सुमेश, जब ये लोअर टॉप का स्ट्रक्चर बन गया है, तो क्या इसका एक मतलब फिर हम ये भी निकाल सकते हैं कि जो पहले हमें लेवल दिखता था कि 19,500 से पहले कुछ नहीं, तो क्या अब हम ये सोच सकते हैं कि 19,500 से पहले भी एक जगह है? अब 19,230 के आसपास जो लेवल हमें दिख रहा है, ये पार करने के बाद ही शायद हमें ट्रेंड बदलने का एक संकेत मिलना शुरू हो जाए? वो सबसे पहला इंडिकेटर है। उसके पहले 19,500 डिस्कस नहीं किया जा सकता है, लेकिन चूंकि सिस्टम में शॉर्ट बहुत है, बहुत ज्यादा है, इसलिए ये रेंजेस को ध्यान में रखना होगा। बिकॉज अगर शॉर्ट स्क्वीज हुआ, अगर आज मान लेते हैं कि यूएस मार्केट में कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट हो गया, तो शॉर्ट सिस्टम में बहुत ज्यादा है और उसमें शॉर्ट स्क्वीज बहुत ज्यादा हो सकता है। इसलिए लेवल्स ध्यान में रखें, लेकिन थियोरेटिकली एंड प्रैक्टिकली बोथ 19,233.7 के ऊपर जब तक निफ्टी नहीं जाए, तब तक लोअर हाई का स्ट्रक्चर नेगेट नहीं होता है। इस चीज का ध्यान रखिए। जी। तो फिलहाल अभी अ, मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा हमें पैनिक भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा घबराना भी नहीं है, लेकिन
फिलहाल ये ध्यान रखना है कि बाज़ार की चाल इस समय नीचे है, क्या मोटी-मोटी बात यही है? ये मोस्टली इंडेक्स स्टैंड पॉइंट से है। लेकिन ब्रॉडर मार्केट में स्मॉल कैप में उतनी वीकनेस तो अभी भी नहीं दिख रही है। थोड़े विक्टिम हो सकते हैं, लेकिन स्मॉल कैप बाय इटसेल्फ उतने ज़्यादा वीक नहीं है, लेकिन मिड कैप की सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा खराब है। वो हो सकता है इंडेक्स 10% तक और डाउनसाइड धीरे-धीरे देगा। तो ब्रॉडर मार्केट भी बहुत अच्छा खास नहीं दिख रहा है, लेकिन नैरो मार्केट में हम इसलिए भी बच सकते हैं कि नैरो मार्केट ज़माने से चल नहीं रहा। तो नैरो मार्केट मीन्स जो भी इंडेक्स या इंडेक्स रिलेटेड स्टॉक्स हैं, वो बहुत समय से चला नहीं है और इस कारण से इसमें बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं भी हो सकता है। लेकिन सेंटिमेंट लेड या आप ये कह सकते हैं कि मार्जिन वगैरह मार्जिन कॉल वगैरह ट्रिगर हो, वो सब लेके मिड कैप की सेलिंग थोड़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो सकती है और अगर ऐसा हुआ तो स्मॉल कैप का स्ट्रक्चर खराब नहीं है, लेकिन फिर भी विक्टिम हो सकते हैं। जी। अच्छा, मिड कैप में क्या कहानी बन रही है? क्या यहाँ भी हमें उसी तरह से कुछ अब जो एक दिन पहले का यानी मंगलवार का टॉप दिख रहा है, उसी पे नज़र रखनी है? हाँ, वहीं पे नज़र रखनी है। लेकिन जो मिड कैप का अगर वो निकल भी जाता है, तो भी बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि खुशी होगी बिकॉज़ जो लार्जर डबल टॉप है, अभी भी प्ले में है और सारे डीएमएस के नीचे मिड कैप ट्रेड हो रहे हैं। जी। तो साथ में अब स्मॉल कैप के नज़रिए से वहाँ उसके चार्ट को हम कैसे देख रहे हैं? स्मॉल कैप आपने पूछा? जी, जी। हाँ, स्मॉल कैप में भी थोड़ी वीकनेस होगी, लेकिन ये जो वीकनेस है, ये स्मॉल कैप की खुद की वीकनेस नहीं रहेगी। ये वीकनेस बिकॉज़ ब्रॉडर मार्केट रहेगा, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ मुझे लग रहा है स्मॉल कैप में रहना चाहिए। जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है और रिलेटिव वीकनेस मिड कैप में रहना चाहिए, वो स्ट्रक्चर जैसे प्लेस में है उस हिसाब से। लेकिन ये प्रॉब्लम क्या होगी अगर स्मॉल कैप का भी 50 डीएमए जो 12,500 का है इंडेक्स का, अगर वो जाता है तो इसमें फॉल शार्प होगा, बट स्टिल रिलेटिवली मिड कैप में फॉल ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा मेरा अंदाज़ा है। तो यहाँ पे स्मॉल कैप इंडेक्स ये तो अभी एक तरह से सैंडविच बना हुआ है अपने 20 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज के बीच में। तो इसमें अ, मतलब क्या मोटे तौर पे फाइनली निफ्टी, मिड कैप निफ्टी इसे नीचे की ओर खींच लेंगे? हाँ, इसीलिए मैंने इनको विक्टिम का नाम दिया है बिकॉज़ अपने आप में इनके पास स्ट्रेंथ है, लेकिन जो नैरो मार्केट के इंडिसेस हैं या जो मिड कैप का इंडेक्स है, इसमें अगर क्रैक होता है, तो इनको भी तकलीफ होगी। बट रिलेटिव स्ट्रेंथ रहेगा इसमें। जी। आज हमने एक आईटी इंडेक्स में देखा कि बाद में कमज़ोरी बढ़ी है। क्या उसका एक संकेत जो है वो अमेरिकी बाज़ारों से है और वहाँ जिस तरह से बॉन्ड यील्ड पर नज़र है और बाकी वहाँ के सारे घटनाक्रम पर और वहाँ पर किस तरह की कमेंट्री आती है, क्या उन सब के चलते ही आईटी सेक्टर में ये वीकनेस आज ज़्यादा बढ़ती हुई दिखी? बिल्कुल सही सोच है आपकी, लेकिन चूँकि आपने ये हाइलाइट कर दिया है, तो मुझे 2 चीज़ याद आ रहा है, इसको आप डिटेल में बाद में पूछ लीजिएगा, मैं सिर्फ़ एक टीज़र के साथ छोड़ता हूँ। इन बिटवीन दिस क्वार्टर एंड नेक्स्ट क्वार्टर, आई थिंक आईटी एंड केमिकल दोनों बॉटम आउट होने की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये वेट एंड वॉच की बात है। अब रही बात आईटी की, इसका चाल बहुत डिपेंड करेगा कि नैस्डैक में और क्रैक होता है या नहीं होता है। हमारे इंडेक्स जो हैं आईटी के ये 200 डीएमए की तरफ आके सपोर्ट ले रहे हैं, व्हिच इज़ गुड, लेकिन इनका अभी रिलेटिव वीकनेस गया नहीं है। ये अभी भी थोड़े ऑन वीकिश साइड ही हैं। जी। तो इंतज़ार क्यों करना है? लगे हाथ अभी पूछ लेते हैं, अभी समझ लेते हैं कि आईटी और केमिकल ये दोनों बॉटम आउट होने के संकेत किस तरह से दे रहे हैं और उसमें फिर करना कैसे है? मतलब किन लेवल्स पर इनमें पोज़ीशन बनानी या इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देना चाहिए? ठीक है, तो पहले आईटी समझाता हूँ। आईटी में जो रियल कन्फ्यूज़न होना शुरू हुआ है, अभी तक रियल कन्फ्यूज़न इसके पहले क्वार्टर तक रियल कन्फ्यूज़न की बातचीत हो रही थी।
अब रियल कंफ्यूजन क्रीप इन हो गया है, अभी वो स्नीक इन कर गया है। और इन बिटवीन दिस क्वार्टर एंड नेक्स्ट क्वार्टर आई थिंक बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन फिनोमेनन शुरू हो जाएगा। जो पॉसिबल है, जो वीकनेस चल रही है मार्केट में, पॉसिबल है कि निफ्टी आईटी इंडेक्स 200 डीएमए को भी एक बार तोड़े और नीचे जाए। जहां भी जाएगा, ये क्वार्टर रिजल्ट और अगले क्वार्टर रिजल्ट, सो इन बिटवीन नाउ एंड जनवरी और फरवरी मैक्सिमम हमारे को इसमें क्लैरिटी आ जाएगी। और अगर डिपेंडिंग अपॉन वैल्यूएशन, अगर स्टॉक 15 से 25% तक गिरना शुरू हो जाते हैं आईटी सेक्टर में, तो मोस्टली वो बॉटम होगा, डिपेंडिंग अपॉन किस स्टॉक का, लार्ज कैप का या मिड कैप का, स्मॉल कैप का कैसा वैल्यूएशन है। यहीं पे देखने जो मिल रहा है वो केमिकल में जो देखने मिल रहा है, अभी भी डिमांड कहीं नहीं आ पा रही है, सप्लाई अभी भी जरूरत से ज्यादा है, लेकिन ये ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ एंड है, जैसा मैनेजमेंट कंपनी की जो बातें कर रहे हैं। मे बी अनदर 1 more क्वार्टर, और उसके बाद इसका जो बॉटम फॉर्मेशन है हो जाना चाहिए, बिकॉज इन बिटवीन नाउ एंड नेक्स्ट क्वार्टर 2 क्वार्टर का ईपीएस ऐड हो जाएगा, प्लस थोड़ा टाइम करेक्शन भी, थोड़ा प्राइस करेक्शन भी हो जाएगा। तो उस सेक्टर में भी ऑलमोस्ट 10% टू 20% का और करेक्शन अगर हो जाता है इस 2 क्वार्टर के बीच में, आई थिंक उसका भी बॉटम फॉर्मेशन शुरू हो जाना चाहिए, बिकॉज मोस्टली जो केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स हैं इन जनरल, वो चल रहे हैं आपके जो प्रीमियम है, वैल्यूएशन प्रीमियम है, वो करीब करीब 25 से 30% के ऊपर में अभी ज्यादा चल रहा है, जो प्राइस एंड टाइम करेक्शन के हिसाब से 2 क्वार्टर के बीच में ठीक होना चाहिए। ऐसा अभी अंदाजा है, थोड़ा प्रीएम्प्ट करने की कोशिश है, लेकिन ये दोनों सेक्टर इन बिटवीन जैन एंड फेब बॉटम आउट होने चाहिए। जी। तो यहाँ पर आईटी क्षेत्र और केमिकल क्षेत्र ये दोनों बॉटम आउट होने के संकेत दे रहे हैं अब, और उसमें ध्यान रखना चाहिए निवेशकों को कि बाजार की उठापटक ठीक है अपनी जगह, लेकिन अब वहाँ पर मतलब इन दोनों में एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो चुका है, इसलिए अब वहाँ पर अपनी रणनीति उस हिसाब से बनानी है। यहाँ पे एक सवाल बैंक निफ्टी को लेकर के है, और ये सवाल ऋचा जी का है। इन्होंने पूछा है कि बैंक निफ्टी ने अपना ये 29 मार्च 2023 का गैप भर दिया है, भरना है उसे, हैज टू फिल। तो ये अभी वो गैप जो है वो 39,900 40,000 के बीच में है, तो क्या ये गैप भरने के लिए बढ़ेगा उस ओर? देखिए, बढ़ तो सकता है, लेकिन वो एरिया गैप है, एरिया गैप का उतना सिग्निफिकेंस नहीं होता है, लेकिन उसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ वीकनेस जो प्रिवेल कर सकती है, तो ना नहीं करना चाहिए। लेकिन 41,500 41,200 के नीचे ही वो डिस्कशन होना चाहिए, तब तक जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है उसके रिट्रेसमेंट सपोर्ट आ जाना चाहिए। दूसरी चीज, जो निफ्टी बैंक या बैंकिंग, निफ्टी बैंक ही एक ऐसा इंडेक्स है जो अपने मीडियन वैल्यूएशन से नीचे चल रहा है, तो वैल्यूएशन और बैंकिंग रिजल्ट्स दोनों इसके दोनों फेवर में हैं, और उसके हिसाब से इसमें बहुत ज्यादा डाउनसाइड बनती नहीं है। बट अगर कोई बहुत ज्यादा शार्प करेक्शन आया तो ठीक है, एक बार ही शेप ऑफ वहां तक ले जा सकता है, लेकिन फिलहाल में 41,500 विद सम डिविएशन उससे नीचे निफ्टी बैंक नहीं देगा। जी, यानी अभी ये जो पूरी चाल है उसमें 61.8% रिट्रेसमेंट, थोड़ा ऊपर नीचे, यहाँ पर एक सपोर्ट मिल जाना चाहिए, अभी ये उम्मीद करके आप चल रहे हैं। जी, बिल्कुल। और ये जो आपने कहा कि ये एरिया गैप है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को समझाएँगे कि एरिया गैप मतलब क्या, और उसके लिए चिंता क्यों नहीं करनी चाहिए? देखिए, आप ऐसा समझें कि एक पैटर्न होता है, अगर उस पैटर्न के विदिन गैप फॉर्मेशन होता है तो उस एरिया का गैप बोलते हैं। मान लीजिए कि आपके इलाके में कोई काम चल रहा है, तो आपके इलाके में कुछ काम चल रहा है तो उससे बहुत ज़्यादा आप इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। लेकिन अगर आपके इलाके से बाहर निकल गया कोई, तो उसको बोलते हैं ब्रेक अवे गैप, मतलब अपने पैटर्न से बाहर चला गया है, कुछ नया करने को है। तो ब्रेक अवे गैप अपने पैटर्न से बाहर चला जाता है और एरिया गैप अपने पैटर्न के भीतर ही रहता है। इसलिए यही फ़र्क होता है एरिया गैप और ब्रेक अवे में। और ब्रेक अवे गैप के बाद फिर से गैप बना, तो उसको कंटिन्यूएशन गैप कहते हैं, और कंटिन्यूएशन के बाद फिर से कोई बड़ा गैप बना, तो मोस्टली लार्जली वो जो थर्ड होता है उसको एग्जॉशन गैप कहते हैं।
जी।